नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश में अब वामपंथी उग्रवाद का खात्मा तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा, कड़ी कार्रवाई के दृष्टिकोण के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को करना होगा ध्वस्त। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित BEML में वंदे स्लीपर कोच का किया निरीक्षण। कहा, आगामी 1.5 से 2 महीनों तक चलेगा इसका परीक्षण। 3 महीने के बाद सेवा में आएगा वंदे स्लीपर कोच। देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू। सभी के लिए पौष्टिक आहार थीम के साथ 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कुपोषण को मिटाना अभियान का उद्देश्य। हमास के आतंकी हमले में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक और 5 इजरायली नागरिकों के शव किए गए बरामद। इजरायली सेना 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए अपने नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए चला रही है लगातार अभियान। और पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेंगे चुनौती। हाई जंप और तीरंदाजी में भी भारत को पदक की तलाश। वहीं बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी खेले जाएंगे मुकाबले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि को साक्षात्कार दिया है। अमित शाह ने कहा है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, चरमपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार के प्रयास से कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आई है और कुल मौतों में 71% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस कारण वहां साल 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कमान जनता के हाथों में जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर की संस्कृति आज फिर से फलने फूलने लगी है। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू देश का एकमात्र शहर है जहां IIT, IIM, एम्स हैं। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर कहा कि मोदी सरकार रूटलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि आज केंद्रीय बल न केवल माओवादियों से लड़ रहे हैं बल्कि विकास की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। इस नए हैंगर का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ब्रॉडगेज और मानक गेज रोलिंग स्टॉक दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण सुविधाएं डिजाइन की गई हैं। तेज निर्माण, लचीलेपन, स्थायित्व, कम रखरखाव और ऊर्जा दक्षता के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.0 IoT सक्षम मशीनरी का निर्माण होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने बेंगलुरु स्थित रेल प्रशिक्षण केंद्र जाकर जायजा लिया और रेलवे कर्मचारियों से बातचीत की। रेल मंत्री ने लोको पायलट, ट्रैकमैन और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। साथ ही सुगम क्रियान्वयन की दिशा में रेल मंत्री ने कई समस्याओं को मौके पर निर्णय लेकर समाधान कर दिया और बाकी अन्य समस्याओं का जल्द निपटारा करने की बात कही। बेंगलुरु में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट के कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे सबके साथ इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी सारे ट्रैकमैन हैं, काफ़ी लोको पायलट्स हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं, कुछ सुपरवाइज़र कैटेगरी के हैं। तो सबने अपने अपने पॉइंट्स बताए हैं। उन सब पॉइंट्स को उनमें से कुछ फैसले तो आज यहाँ पे ऑन द स्पॉट हो गए और कुछ फैसले और बोर्ड में एक प्रॉपर एग्जामिन करके कमेटी बना के करके उसको सॉल्व करेंगे।
वंदे भारत ट्रेन में पहली बार स्लीपर कोच की सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML के कारखाने में वंदे भारत के स्लीपर कोच के रेप्लिका का जायजा लिया। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने वंदे भारत के नए स्लीपर कोच का जायजा लिया। फरवरी 2019 को आपने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत का चेयर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह दूसरी तस्वीर है जो कि वंदे भारत चेयर कार की जगह वंदे भारत स्लीपर कार की है। यानी अभी तक जो वंदे भारत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के पालक्काड में बुद्धिजीवी वर्ग से मुलाकात की। इनमें वकील और अध्यापकों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोग भी शामिल रहे। भाजपा अध्यक्ष ने इनके साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। Government, and here also time is not far, because with all your support lotus is going to blossom here also, that we have to understand and we have to work. I am very sorry to say that in Hema committee report very specifically it is said that the Communist Party leaders are involved. The Chief Minister should come out in black and white. The Chief Minister should come what really happened. And if I talk, you see, whatever happened in Wayanad, the calamity which took place, we all said it was very tragic, very tragic. Prime Minister Modi himself came. He visited the whole area. He visited on foot. He went to every area. He consoled them. All support were given. But I would like to ask Pinarayi Vijayan that were you not informed well in time? Was NDRF team not here well in time? What made you? Your carelessness is also one of the reasons. You have to understand all this. When you rule, when we say people have to, who are in governance, they have to be proactive. If I get a case of monkeypox, the next morning I go for a review. What's going on? If I get any case of Zika virus, I am there to come and see. If I get any case of Nipah virus, I am here in Kerala talking to your health minister at that point of time. But here, the signals from the meteorological department was there well in time. But the responses were slow and the timely response did not came. That we have to understand. And that was spoken by the Home Minister in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha. The tragedy took place. We are very sorry and we all feel bad about it. But at the same time, we have to understand all this, what was going on here in the governance, that we have to understand. Friends, not taking much of your time, I'd only like to share with you that we, coming from Bharatiya Janata Party, is a responsible political party who wants, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we wish to change the destiny of India. We want to see to it that it should be a developed nation, and with all your support, we will be able to do it. And I hope, I do not only hope, I am confident that in 2026 you will certainly send your member of Legislative Assembly from Palakkad, from Bharatiya Janata Party. Thank you very much for giving me. Thank you, Nadaji. Now it's time to share your thoughts with तो केरल से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे और वहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप सभी का समर्थन हमें अपेक्षित है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML के कारखाने में वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच के रेप्लिका का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन का किराया मध्यम वर्गीय के बजट में होगा। कम कीमत में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं।
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे रेलवे का, भारतीय रेल के लिए? वंदे भारत ट्रेन के जो चेयर कार है उसके बाद अब ये स्लीपर कोच। वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, वंदे चेयर कार और अमृत भारत, ये 4 गाड़ियाँ टोटली नए डिज़ाइन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ बनाई गई है। और लगातार ये ध्यान रखा गया है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की कन्वीनियंस और जो स्टाफ है इसमें, चाहे सर्विंग स्टाफ हो, चाहे मेंटेनेंस का स्टाफ हो, चाहे ड्राइवर की कैब हो, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। ड्राइवर कैब के अंदर टॉयलेट है, एर्गोनॉमिक सीट्स हैं, जो सर्व कर रहे हैं उन सब के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ रखी गई है। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए अलग से कैबिन रखा गया है, जिससे कि एक नए तरीके से सर्विस जो पैसेंजर्स लेते हैं। और दूसरी बात, ये मिडिल क्लास की सवारी के हिसाब से इसका फेयर रखा जाएगा, जिससे कि कहीं पर किसी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छी सर्विस और अफोर्डेबल प्राइस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जनता की समस्याओं के समाधान की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 1 दशक बाद अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तब इनको याद आ रहा है कि इनको जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताइए कि ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? पिछले 1 दशक में तो ये केवल अपना शीश महल बना रहे थे या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रहे थे, जनता की सेवा तो नहीं कर रहे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के उत्पीड़न का दौर जारी है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार पर हमला करते हुए शनिवार रात को कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी ब्लॉक के बक्सीगंज इलाके में हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इलाके में एक और टीएमसी पंचायत सदस्य लियाकत सरकार ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा कि ममता बनर्जी मांग कर रही हैं, अगर वो बलात्कार के दोषियों को फांसी पर चढ़ाना शुरू कर देती हैं तो कानून में प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद जल्द ही टीएमसी में कोई नहीं बचेगा। उन्हें शेख शाहजहां से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले रुक नहीं रहे हैं। इस बीच भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि सितंबर का पहला दिन बंगाल में 4 यौन उत्पीड़न के मामलों से शुरू हुआ। नादिया के कृष्णगंज में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं हावड़ा जिला अस्पताल में भी मासूम से यौन शोषण का मामला सामने आया। बीरभूम जिले के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भी छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बीरभूम जिले के अंतर्गत आने वाले इलाम बाजार स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की गई। पीड़ित नर्स ने आरोप लगाया कि जब वह स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य केंद्र लाए गए बीमार युवक को ड्रिप चढ़ाने गई तो मरीज ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। इसके अलावा मध्यम ग्राम में एक टीएमसी पंचायत सदस्य ने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया। अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। उन्होंने कहा ममता सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो मामलों में आरोपियों को दंडित करने के लिए कड़े नियमों को लागू करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिलहाल समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग?
बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहाने की घटना को लेकर एमवीए इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर एमवीए के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? ये जो आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? और सीधा रुख करेंगे भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का। Good evening, Namaskar. On behalf of the Honorable Chief Justice of India and Honorable Judges of the Supreme Court, I once again extend a very warm welcome to all the distinguished dignitaries and members of the District Judiciary who are here in attendance today for the valedictory program of the National Conference of the District Judiciary. The significance of this conference cannot be overstated, as it indeed offered an opportunity to members of the district judiciary to stand together and reflect on their shared mission, to engage in meaningful dialogue, and to explore the evolving landscape of our legal system. We are immensely honored to have amidst us Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Honorable Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud, the Chief Justice of India, Honorable Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, and Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Law and Justice, Independent Charge. Their presence here reflects their unwavering commitment to justice and their dedication to the betterment of our judicial system. I also extend a warm welcome to all the judicial officers from the district judiciary present here today, as each one of you plays a pivotal role in ensuring that justice is delivered with utmost integrity and fairness. Your contributions are the backbone of our judicial system, and this conference would not have been meaningful without your valuable insights and experiences.
Now, may I humbly request Honorable Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, to kindly deliver the welcome address. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India, Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State for Law and Justice, my esteemed colleagues from the Supreme Court of India, Chief Justices representing various High Courts, learned Attorney General of India, learned Solicitor General of India, learned Additional Solicitor General of India, judicial officers from all over India, senior advocates and other members of the legal fraternity, ladies and gentlemen, Namaskar. It is my prodigious privilege to deliver this welcome address as we celebrate the successful conclusion of the two-day national conference on the district judiciary. I express my ardent gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for having graced this monumental occasion. Honorable President, your benevolent presence is both an honor and a profound affirmation of the importance of our deliberations. Your intense allegiance to improving access to justice, to juveniles, jail inmates, and the marginalized sections of society has been a stimulant guiding our efforts. We look forward to hearing more of your inspiring thoughts. I would also like to extend my special thanks to Dr. Justice Chandrachud, Honorable Chief Justice of India, for conceptualizing the idea of interface with the district judiciary. My thanks are also due to Sri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State of Law and Justice, and other distinguished dignitaries for joining this event and for their unfettered support, which has been a source of strength in our noble pursuit to fortify the justice delivery system at its very foundation. This year, we proudly commemorate 75 illustrious years of the Supreme Court, a testament to the remarkable journey we have traversed, guided by the profound wisdom of our predecessors who laid the foundation of this historical institution. From its very inception, the Supreme Court has been resolute in its mission to render justice to the most distant parts of our nation, undertaking numerous initiatives to fulfill this worthy goal. Keeping this action-oriented approach in mind, several nationwide conferences have been successfully organized across the length and breadth of our country. These gatherings serve not only as platforms for judicial officers to learn and adopt best practices, but also as a crucial forum for us to deeply understand and address the pressing issues that challenge our judicial system at the grassroots level. Far more than mere conferences, these are vital deliberations that allow us to explore how we can enhance the seamless delivery of justice while upholding the best interest of all stakeholders. Perhaps the most rewarding aspect of these conferences is the opportunity to learn from every opinion and suggestion shared. This conference, like the earlier one, has been conducted with the same virtuous intentions and objectives. Over the course of 2 days, we have engaged in several sessions featuring esteemed judges from the Supreme Court and Chief Justices of various High Courts. We have covered a wide range of topics, each crucial for fostering better collaboration among the various tiers of our judiciary. Notably, these sessions featured insightful presence and presentations by district judges from different states and interactive discussions on pertinent sub-issues, making them both
informative and engaging. I am sanguine that it would prove fruitful for the creation of a more robust and efficient judicial mechanism. I would also like to take this opportunity to earnestly urge the Chief Justice of all the High Courts to ruminate on critical issues we have collectively identified and discussed over these last 2 days. High Courts, being the custodians of the administrative control over the district judiciary, they need to translate the insights and resolutions from our discussions into concrete actions within their respective jurisdictions. The pursuit of justice, I believe, is a continuous journey, one that requires our collective dedication and untiring commitment. As we bring this conference to a close, I am confident that the deliberations and ideas exchanged here will further augment our judicial system and inspire us to strive even harder in our shared mission to ensure that justice reaches the last man in the street. I extend my appreciation to all the participants gathered here for their valuable contributions and dedication. Together, we will continue to endeavor towards a judiciary that is committed to serve with excellence and integrity. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, sir. Your words inspire us to carry forward the spirit of learning and collaboration that have defined this conference. जहाँ होता है कानून का सही परीक्षण, हर नागरिक को मिलता है न्याय का आश्वासन। यहाँ नहीं होता भेदभाव का कोई स्थान, जहाँ सभी के लिए समान है न्याय का विधान। जिला अदालतों का है इसलिए एक अनमोल स्थान, इनसे ही सुरक्षित है देश का संविधान। इन शब्दों के साथ मैं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ कि वो हमारे संविधान के सर्वप्रथम संरक्षकों को संबोधित कर उन्हें कृतार्थ करें। माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष की गौरवमयी यात्रा को सेलिब्रेट करने के इस अवसर पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के समापन समारोह में उपस्थित नारी शक्ति की प्रतीक एवं मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, न्यायिक सुगमता का मार्ग प्रशस्त करने में, नवाचारों के क्रियान्वयन में आगे रहने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी तथा उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य सभी न्यायाधीश, देश के विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, देश भर से आए हुए विभिन्न जिलों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी श्रोतागण तथा प्रेस के साथीगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रतिष्ठित भारत देश में न्याय के सर्वोच्च मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने की यात्रा हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। आज इस परिसर में न्यायपालिका के विभिन्न लेवल पर कार्यरत सभी महानुभावों का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों को
न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ व सुगम इकोसिस्टम उपलब्ध हो सके, ताकि वे अपने इंडिविजुअल व कलेक्टिव पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें। इस 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में सामान्य मानवीय के लिए न्याय प्रथम सोपान की भूमिका निभाने वाले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सभी स्टेक होल्डर से संबंधित पहलुओं पर विस्तार से चिंतन मनन मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग, जुडिशियल स्क्रूटनी एंड जुडिशियल वेलनेस, समावेशी कोर्ट रूम बनाने के सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये फ्यूचरिस्टिक विजन को समाहित किए हुए ये सुझाव न केवल जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए ईज ऑफ वर्किंग बढ़ाएंगे, बल्कि देश के नागरिकों को ईज ऑफ जस्टिस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज भारत मंडपम के सभागार में इस समारोह में उपस्थित हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर बने तारीख पे तारीख कल्चर के कॉमन परसेप्शन को ब्रेक करने का प्रण लेकर के निकलें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करें जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले की भावना महसूस करे। हमारा यही प्रयास न्यायिक व्यवस्थाओं में ट्रस्ट फैक्टर को और अधिक मजबूत करेगा, जो कि हम सभी की प्रेरणा का मुख्य आधार है। मैं इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस वी.आर. गवई साहब को याद करना चाहूँगा। जब वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने अपने उद्बोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए कहा था, आई कोट, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट के फैसलों को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। यह सिस्टम जजों या वकीलों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। हम सभी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति यानी भारत के आम नागरिक के लिए काम करते हैं, अनकोट। मुझे एक और सम्यक सुझाव ये देना रहेगा कि यहाँ उपस्थित सभी माननीय न्यायाधीशगण सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की आयु, जिसको हम एजिंग ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन का क्रिटिकल एनालिसिस करना कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ऐसा विश्लेषण किया है कि हमें ऐसे मामले मिले जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 सालों से लंबित हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म पर एजिंग वाइज मुकदमों की संख्या प्रस्तुत की गई है। ऐसे विभिन्न मामलों की आगे जांच करने पर हम पाएंगे कि मामलों में शामिल पक्ष या तो मौजूद नहीं हैं या वे मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। यदि यह प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से की जाए तो मेरी राय में कुल लंबित मामलों में से कम 25 से 30% मामलों को एक ही बार में बंद किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ उच्च न्यायालयों में प्रभावी कदम उठाकर ये प्रक्रिया अपनाई गई है। एजिंग एनालिसिस व क्लबिंग ऑफ द सिमिलर केसेस से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सकता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विकसित भारत के विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, जिसके अंतर्गत स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के द्वारा न्याय की सुगम पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा नीतियों और कानूनों में समसामयिक बदलाव करने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है और इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सभी की सबसे प्रभावशाली भूमिका रहने वाली है। जिला न्यायपालिका से जुड़े आप सभी जुडिशियल ऑफिसर्स की देश के गौरवशाली यात्रा में एक एजेंट ऑफ चेंज के रूप में भी भूमिका है। विविधताओं से भरे भारत देश में अलग अलग सामाजिक परिदृश्य में आपके सामने ऐसे अनेकों चुनौतियों वे अवसर आते हैं जहां पर विवेकपूर्ण व संविधान सम्मत निर्णयों के माध्यम से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर
एक फैमिली डिस्प्यूट के निस्तारण होने से सिर्फ एक पेंडिंग केस की संख्या ही कम नहीं होती है, बल्कि उससे संबंधित लोगों की संवेदनाओं को हीलिंग मिलती है। अर्थात विजिबल और टेंजिबल चेंजेस के साथ साथ हमारा समाज इनविजिबल और इनटेंजिबल सकारात्मक परिवर्तनों को भी महसूस करेगा और आप सभी लोग एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के रूप में इस देश सेवा में अपना योगदान कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर पुणे जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ साहब व उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस सम्मेलन के की टेक अवे व एक्शनेबल पॉइंट को धरातल पर लागू करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहां से अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर आपने हमारा पथ प्रदर्शित किया है। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। May I now request the Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, to please share his thoughts with us on this special occasion. Namaste. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, honorable colleagues, my own brother and sister judges of the Supreme Court, including my senior most colleague Justice Sanjeev Khanna, Justice Surya Kant, Shri Arjun Ram Meghwal ji, the Minister of State for Law and Justice, Chief Justices of the High Courts, the Attorney General for India, Mr. R. Venkatramani, the Solicitor General, Mr. Tushar Mehta, law officers, judges of the District Judiciary, members of the Supreme Court Bar Association, the Supreme Court Advocates on Record Association, distinguished resource persons, and all the guests present here. Almost 75 years ago, the axis of the earth aligned itself a little more closely with the axis of justice. India, 1/5 of the human race, gave itself a democratic and republican constitution. A constitution which promised to digress from the path of a hierarchical and discriminatory society governed by colonial oppression. A constitution which would modernize the country and champion social justice through a democratic and peaceful process. A constitution premised on the timeless principles of justice, liberty, equality, and fraternity. Our constitution was an amalgam of the experiential and the aspirational, of stability and change. The Constitution also established the judicial branch of government. As we mark the 75 years of the founding moment of the Constitution and the establishment of the Supreme Court of India, we pay tribute to the role which the judicial branch of government plays in meeting the aspirations of the citizens. Henry Longfellow, the celebrated poet, had said, "We judge ourselves by what we think we are capable of doing. Others judge us by what we have done." I firmly believe that our actions must give others a reason to judge us favorably. But our intention and capability must incentivize us to excel higher and higher. In an institution as integral to the life of a nation as the judiciary, complacency is not an option. The National Conference on the District Judiciary has provided us with an honest opportunity to reflect on our journey so far and plan for the future we envision for the judiciary. We, the members of the judiciary, and the members of the district judiciary in particular, are vital stakeholders in this endeavor.
I have been heartened to see the members of the District Judiciary, the Registrars General of the High Courts and the Chief Justices of the High Court share their insights with a sense of camaraderie, equality, and candor. Their innovative ideas and unique experiences of life make this conference interactive and holistic. I shall therefore speak briefly on the subjects of our discussion over the last 2 days with 3 things in mind. Firstly, I will trace our progress so far. Secondly, I shall highlight the deliverable outcomes which we aspire to achieve as a result of the deliberations at this conference. And lastly, I will briefly speak on the way forward. Justice delivery is an essential service which we provide to our citizens, especially the most vulnerable. Efforts in the past decade have modernized our judiciary, aiming for a tech-savvy and accessible infrastructure such as trained personnel, spacious court complexes, facilitation centers, e-seva kendras, medical facilities, and creches. Just yesterday, or actually day before, we inaugurated a new creche, enhancing the capacity of our existing creche, which was about 20 young infants, to over 100 infants. That reflects the changing demographics of the Indian judiciary. The young are progressively taking over the reins. These developments have a direct impact on our ability to reduce pendency. Our current national average disposal rate stands at 95%. Despite progress, tackling pending cases remains a challenge. Increasing our disposal to filing ratio hinges on attracting skilled personnel. At the district level, vacancies in judicial personnel stand at 28% and of non-judicial staff at 27%. In order for disposals to outweigh the institution of cases, the courts must work beyond the capacity of 71% to achieve 100%. To fill the vacancies, the conference deliberated upon the criteria for selection of judges and standardizing the recruitment calendars for all vacancies. The time has really come now to truly think of national integration by having a recruitment to the judicial service which crosses the narrow domestic walls of regionalism and state-centered selections. The Committee on Reducing Arrears of Cases, chaired by Brother Justice Abhay S. Oka and consisting of Brother Justice Vikram Nath and Brother Justice Dipankar Datto, have skillfully laid out an action plan for reducing case pendency through case management. The 3 stages of the action plan include: first, the preparatory stage of forming district-level case management committees to identify target cases, undated cases, and reconstruction of records. The second stage, which is ongoing, aims to resolve cases which have been pending before the courts for 10 to 20 years, 20 to 30 years, and more than 30 years. And third, from January to June 2025, the judiciary shall execute the 3rd phase of clearing the backlogs of cases pending for over a decade in courts. This effort requires an intricate coordination of various applications and data management systems to plan and track our strategies. Some of the other strategies of dealing with the backlog include pre-litigation dispute resolution. The Supreme Court of India recently concluded its first ever National Lok Adalat, at which almost 1,000 cases were disposed of amicably within a course of 5 working days. There is no reason for cases which can be settled between the parties to languish before the courts for lengthy periods of time. The courts undoubtedly are a forum for upholding the rule of law and dispensing justice under the law. However, alternative strategies such as Lok Adalats and mediations provide us with an avenue to introspect whether an adversarial proceeding is even required between the parties. Further, addressing infrastructural gaps requires a strong government-court partnership. Coordinating with High Court's infrastructure committees and integrating engineering and research and development can expedite projects for a future-ready judiciary. We must, without any question,
change the fact that only 6.7% of our court infrastructure at the district level is female friendly? Is this acceptable today in a nation where at the basic level of recruitment in some states, over 60 or 70% of the recruits are women? Our focus areas are on increasing accessibility measures, which can be understood by carrying out infrastructural audits, opening in court medical facilities, creches, and technological projects like e-Seva Kendras and video conferencing devices. These endeavors aim to increase access to justice. Axiomatically, we must also ensure that our courts provide a safe and accommodating environment for all members of our society, in particularly for groups such as women and other vulnerable groups such as persons with disability, members of the scheduled castes and scheduled tribes, and people across the socio-economic landscape. With the increasing number of women coming into the judiciary, we must also confront the biases which we may unwittingly have towards our colleagues at the bar and the bench. Being a judge at its heart is a calling to dispense justice. To this end, we must consciously introspect that our legal reasoning does not wield the mighty hand of the law to perpetuate existing prejudices. Inclusivity in the judiciary is a reflection of our broader commitment to equality and justice. Some key measures in this endeavor are: 1, developing a comprehensive framework for gender equality in decision-making; 2, adopting measures to recruit, train, retain, and promote members from diverse and vulnerable groups; and 3, monitoring the impact of gender equality initiatives. The well-being of our judges, both personal and professional, has a vital stake in the overall health of our judicial institution. Judges deal with distress, and that distress affects them mentally and physically. Addressing this issue requires us to recognize the unique stressors of judicial work, enabling a robust support system, and prioritizing mental health and wellness initiatives. We must start by destigmatizing the conversation around mental health and foster an open and supportive environment for our judges to function. Judicial wellness is not a personal concern, but a democratic imperative for upholding the rule of law and maintaining public confidence. It is with that view in mind that yesterday we had one whole session developed on the lines of judicial wellness, at which the head of the government's flagship project, the Ayush Hospital at Sarita Vihar, Dr. Tanuja Nesari, gave us words of wisdom and her knowledge. The Center for Research and Planning of the Supreme Court of India has been preparing a white paper to integrate the state-level training modules of the State Judicial Academy with national and international best practices. Currently, some of the courses at the State Judicial Academies have a robust curriculum, while the others focus on re-engaging a newly qualified judge with law subjects. We are in the process of setting up a systematic, nationwide curriculum for judicial training and harness technology to track our progress. The new curriculum promises to bring innovative training methods, a thematic framework, uniformity in training calendars, integrating judicial training with information technology, recasting the National Judicial Academy to fill knowledge gaps, and most importantly, to establish a feedback and assessment methodology. I've always believed that our practices and initiatives must be institutionalized. It is often difficult to ensure that our practices are not just a one-off endeavor like this conference, but become native to the institution. When it comes to judicial training, we have periodically seen the curriculum being updated. However, now it is time to truly harness our best practices and ensure that every last judicial officer is a beneficiary of the best which we have to offer through innovative pedagogical approaches. Finally, the perceived gap between the district judiciary and the high courts must be bridged. This gap is a product of colonial times, of colonial subordination. Primarily, these gaps have been identified in collegiality between the judges, the role of the inspecting or administrative judge, and assessment of judicial officers. Collegiality is the willful sharing of authority between colleagues. An environment of open, frank, and holistic communication between judicial officers and high court judges is vital in achieving fair transfer policies,
equitable distribution of work, and transparency in promotion and assessment. Inspecting or administrative judges must ensure that their process of evaluating judicial officers is based on data collected over a period of time and not through mere inspections on designated days. The purpose we seek to achieve by this is to instill a sense of ownership and belonging in members of the district judiciary who are entitled to be judged based on their long-term and consistent performance. The district judiciary is the backbone of our institution. These last 2 days have allowed us to revisit the state of the judiciary and deliberate upon constructive solutions which could be acted upon in the immediate and long-term future. It is my sincere belief that conferences like this allow us to evaluate and collectively articulate the state of the judiciary in India. Respected President of India, it is with utmost humility that I share with you that the state of the judiciary in India is strong and its strength comes from the district judiciary. Talented young lawyers, particularly women professionals, are being recruited to the district judiciary in large numbers. They represent the changing demographics of a confident India. The task now is to realize their aspirations, to harness their dynamic spirit of young professionals, to challenge injustice, to face up to discrimination, and realize the transformative ideals which have led them to adopt judging as a way of life. 2 years ago, the Honorable President of India emphasized the need to declog our jails, declog them by not keeping petty criminals indefinitely behind bars. Those words of the Honorable President ring true today, and it is with that hope and aspiration that we had tried to inculcate a sense of independence and confidence, free of fear, in the minds of our young judges, that they shall be protected by the system, despite the fact that they retain their fierce independence. All along, while creating safe and optimal working conditions and conditions of service which provide dignified conditions of work during and after service in the judiciary. Providing proper working conditions for the district judiciary is a small price which the nation pays for securing their independence and impartiality. A financially insecure judiciary will be a grave danger to a stable democratic society. I hope that each one of us takes home the deliverable outcomes of this conference. Collectively, we shall continue our project to make our judiciary more transparent, humane, and equipped to deal with the challenges of our time. Namaskar. Thank you so much, sir, for this inspiring address, which has provided us with new perspectives and actionable takeaways. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं एक झलक इन स्मारक प्रतीकों की। On the 75th year of the Supreme Court of India, a new flag and insignia symbolizing justice and democracy has been conceptualized and designed by the National Institute of Fashion Technology, New Delhi. It features the Ashok Chakra, the iconic Supreme Court building, and the sacred book of the Constitution. The flag will be available in various designs, including cross table, single table, car, pole, and wooden framed, ensuring its presence in diverse settings. Today, on this historic occasion, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will launch the flag and insignia to celebrate the 75th year of the Supreme Court of India. आज के इस ऐतिहासिक दिन जब हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया का सानिध्य प्राप्त है, मैं उनसे भावपूर्वक निवेदन करती हूं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का अनावरण करें।
मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करती हूं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण करें। May I now request the Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, to present a memento to the Honorable President of India. It is often said that plants symbolize growth and nurturing, and to gift a plant is to gift respect wrapped with wishes of prosperity and progress. It is with this thought that the Supreme Court of India, under the visionary leadership of Dr. Justice D.Y. Chandrachud, would also like to present a special green gift to our revered chief guest. Your Excellency, the Supreme Court, under the leadership of Dr. Justice D.Y. Chandrachud, has planted 75 saplings of 12 different indigenous varieties in the Central Ridge Reserve Forest area of Delhi as a token of our respect for you being such a shining example of simplicity and humility. May we have the video, please? On the occasion of the 75th year of the Supreme Court of India, 75 saplings of 12 diverse species are planted in New Delhi's Central Ridge of Reserve Forest. This initiative is a tribute to the Supreme Court's journey, nurturing the values that keep our democracy rooted and growing. These 75 saplings are dedicated to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in commemoration of the 75 years of the Supreme Court of India. May I now request the Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, to present a framed photo of this green token of gratitude to the Honorable President of India. आज के इस पावन अवसर पर परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हैं। अब मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूं कि वो इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को संबोधित करें। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के इस समापन सत्र में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी, उच्चतम न्याय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया श्री R. वेंकटरमणी जी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशगण, जनपद के न्यायाधीशगण, अन्य प्रतिभागियों, देवियों और स्वजनों, अपनी स्थापना के बाद के पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था के सजग प्रहरी के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उच्चतम न्यायालय ने भारत के न्याय शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस को बहुत सम्मानित स्थान दिलाया है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय सहित भारतीय न्यायपीठ से जुड़ी
वर्तमान और अतीत के सभी लोगों के योगदान की मैं सराहना करती हूँ। उच्चतम न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तैयार किए गए फ्लैग और इंसिग्निया का विमोचन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसमें उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यतो धर्मः ततो जयः अंकित है। महाभारत में इस काव्यांश का उल्लेख कई बार हुआ है। इसका भावार्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्मशास्त्र नैतिकतापूर्ण आधारभूत नियामक सिद्धांतों के लिए प्रयुक्त होता है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्म धारयति प्रजा, अर्थात जो सभी व्यवस्थाओं को धारण करता है यानी आधार देता है वो धर्म कहलाते हैं। धर्म ही प्रजाओं का आश्रय देता है। ये कहा जा सकता है कि न्याय और अन्याय का निर्णय करने वाला सभी न्यायालय धर्म क्षेत्र है। जिसकी तरफ धर्म अथवा न्याय हो उस पक्षकार को विजय सुनिश्चित कराना ही उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य है और इसीलिए भारत की पूरी न्यायपालिका का आदर्श वाक्य भी है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे आयोजन के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सक्रिय उच्चतम न्यायालय की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, न्याय के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। हिंदी के महानतम कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पंच परमेश्वर लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इस कहानी में गांव के लोग जिस व्यक्ति को सरपंच बनाते हैं उसके विचारों को मैं उद्धृत करना चाहती हूँ। वो कहता है, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरी मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टालना उचित नहीं है। मुंशी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि न्यायाधीश को न्याय करते समय निष्पक्षता की उच्चतम क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमारे देश के प्रत्येक न्यायाधीश हर एक जुडिशियल ऑफिसर्स पर सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा करने का नैतिक दायित्व है। जनमत के स्तर पर यह नैतिक दायित्व न्यायपालिका का दीप स्तंभ है। दूध का दूध और पानी का पानी करने का निर्खिर विवेक आप सबसे अपेक्षित है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उच्चतम न्यायालय ने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का संचालित किया। मुझे विश्वास है कि ऐसे उपयोगी कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित ये राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन न्याय सबके द्वार तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे लगता है इसी तरह के आयोजन हर 2 महीने में या 3 महीने में होना चाहिए। हमारे पास इतने सारे पेंडेंसी है, शायद ऐसे करने से उस तरह के समस्या से हम आहिस्ता आहिस्ता दूर कर सकते हैं। जनपद स्तर के न्यायालय ही करोड़ों देशवासियों के मस्तिष्कों में न्यायपालिका के छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनपद न्यायालय द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ
कम खर्चों पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। देवियों और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएगी। हमारे संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए प्रावधान किया गया है। क्या यही प्रावधान इन्हीं के समतुल्य स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है? स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होगी। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में जनपद न्यायाधीश के साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी से जनपद स्तर की न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रही समस्याओं के व्यवहारिक समाधान स्पष्ट हुई होगी। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में जनपद स्तर पर न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि सुधार के सभी आयामों पर तेजी से प्रगति होनी चाहिए। मैं एक अच्छे बदलाव का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूँ कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारी न्यायपालिका के समक्ष ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। कभी कभी मेरा ध्यान कारावास कट रही माताओं के बच्चों तथा बाल अपराधियों की ओर भी चला जाता है। उन महिलाओं के बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, इस विषय पर आकलन और सुधार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल अपराधी भी अपने जीवन के आरंभिक चरण में होते हैं। उनके चिंतन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय करना, उन्हें जीवन यापन हेतु लाभकारी कौशल प्रदान करना एवं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है। वो बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है।
उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल का वातावरण में बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इसी तरह सामान्य व्यक्ति का तनाव कोर्ट कचहरी के वातावरण में भी बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करके इस स्थिति को शायद ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया जा सकता है। अदालत में सामान्य लोग घबराहट में प्राय हो अपने पक्ष में बातें भी नहीं कह पाते हैं जो वे अच्छी तरह से जानते हैं और कह सकते हैं लेकिन कह नहीं पाते। जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय के निर्णय एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद आते हैं तो सामान्य व्यक्ति को लगता है कि न्याय प्रक्रिया में संवेदनशीलता कम है। मैं आपको एक बार में कही थी कि गांव के लोग, गरीब लोग अदालत से नीचे से ऊपर तक जितने न्यायाधीश है सबको भगवान मानते हैं क्योंकि वहाँ जस्टिस मिलता है। साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं। लेकिन देर कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है? 32 साल, 12 साल, 20 साल, 10 साल? हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सी गहरे से सोचना चाहिए। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उस प्रावधान को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का आदेश दिया है जिसके तहत पहली बार अभियुक्त हुई तथा नियम अधिकतम कारावास की 1/3 अवधि काट चुके लोगों को जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करती हूँ कि आपराधिक न्याय की नई व्यवस्था की इसी तत्परता के साथ लागू करके हमारी न्यायपालिका न्याय के एक नए युग का सूत्रपात जरूर करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंचने सुनिश्चित करने का संकल्प के साथ इस सम्मेलन का आयोजन कराया है। न्याय सुलभ करने का ये संकल्प सिद्ध हो, इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और चिन्ह का अनावरण किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय सभी के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए सरल और त्वरित होना चाहिए और
इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, और आइए अब सीधा रुख करेंगे खेलों की खबरों के लिए। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव का। गौरव। शुक्रिया पराक्रम। और खेल की खबरों की आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, वैसे तो खेल आजकल का कार्यक्रम है, हफ्ते भर की खबरों को लेकर समेट के आते हैं हम।